नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और बड़ी खबरों में रुक करेंगे। सबसे पहले बात यूपी की। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति तय करनी थी, लेकिन इससे पहले सभा में एक बार फिर से अंदरूनी झगड़े की आहट सुनाई देने लगी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2 दिन से उम्मीद लगाकर लखनऊ में डेरा डाले बैठे शिवपाल यादव को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। इससे शिवपाल यादव ने नाराजगी भी जाहिर की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव को सपा के चुनाव चिन्ह पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़वाया गया था। ऐसे में शिवपाल यादव को पूरी उम्मीद थी कि विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा। शिवपाल ने कहा, मुझे पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया गया। मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था। इस बैठक में शामिल होने के लिए मैंने अपने दूसरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, लेकिन मुझे बुलाया ही नहीं गया। मैं सपा का विधायक हूं, फिर भी मुझे नहीं बुलाया गया। जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि उनका अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने अभी पत्ते खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि समर्थकों से विचार विमर्श के बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। तो एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिर चाचा भतीजे में फूट पड़ गई है। जो साथ आ गए थे इस चुनाव के दौरान, क्या एक बार फिर उनमें फूट देखने को मिलेगी। शिवपाल यादव की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, अगर बात की जाए, एक बार फिर ये तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में फूट पड़ती हुई कहीं इस वजह से नजर ना आ जाए क्योंकि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक बात मैं जब तक बता दूं, जब तक नेताजी हैं तब तक ऐसा चाचा भतीजे में फूट पड़ने के सवाल उठ नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो वह विधानसभा चुनाव हुआ वह उनके साथ खड़े ना होते, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने पूरा साथ दिया है, चाहे वह पीछे होकर साथ दिया हो, उनको सीटें कम मिली हो, लेकिन ये बात जरूर सच है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी के हित के लिए काम किया है। आज वो जरूर यहाँ बैठक में शामिल नहीं हुए थे, वो अपने आवास निकल चुके हैं, लेकिन इटावा के लिए निकल चुके हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि बैठक आज 2 बार हुई है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने पहले बैठक करी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी बैठक करके वार्ता करी। उसमें बताया किस तरह से आरोप भी लगाए उन्होंने भाजपा पर कही कि किस तरह से भाजपा ने अपना अधिकार जमाया और किस तरह से ईवीएम से खेल गया। तो इन सब के मुद्दों को लेकर हमारे बीच कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं, ये अंदरूनी बातें बता पाएंगे कि कार्यकर्ता हैं सपा के और कई बाहरी जिलों से भी आए हुए, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये बताएंगे। आपका एफएम में स्वागत है, क्या नाम है आपका? आपको स्टार्ट किया, आप कहाँ से आए? से आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव। आज बैठक में क्या हुआ था, क्या निर्णय लिया गया? बैठक में आज नेता का चुनाव किया गया, प्रतिपक्ष नेता का चुनाव किया गया, जिसके लिए अखिलेश यादव दावेदार हुआ। लेकिन ये बताइए, शिवपाल जी आज बैठक में बुलाए नहीं गए, आखिर क्या कारण हुआ? शिवपाल जी की एक अलग पार्टी है, वो हमारे पार्टी के सहयोगी है और आज हमारे पार्टी के लोगों को बुलाया गया। हमारे में और भी लोग आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप आए हैं। क्या लग रहा है शिवपाल जी को क्यों नकारा जा रहा है, क्यों उनको नकारा नहीं जा रहा है? शिवपाल जी का जो ये है, जैसे आज समाजवादी पार्टी के विधायकों का मीटिंग थी, तो उसमें बुला करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। जहाँ तक सवाल, देखिए सवाल आज माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश जी का विलंब का नहीं, सवाल ये है कि आज लोकतंत्र जो छला गया। आगे का चुनाव जो होगा, लोकसभा होगा, विधान परिषद होगा, उसमें क्या साथ में चुनाव लड़ेंगे? देखिए साथ में चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि अभी आगे जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से आप एमएलसी के चुनाव में देख लीजिए, पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है और सबका साथ सबका विकास करने के बाद नंगा नाच हो रहा है। तो इसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ही लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, सड़क से लेंगे। इसीलिए लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया है आजम खान के साथ, और विधानसभा में उन्होंने कदम रखा है, मुद्दा उठाने के लिए सामने रूबरू होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे यही निर्णय कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया। और जिस दिन हमारा नेता सदन में अपनी आवाज को उठाएगा, सड़क जो है सुनी नहीं रहेगी, सड़क जो है भर जाएगी। 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, कैसे उसमें रणनीति अपनाएंगे? रणनीति बहुत बढ़िया, क्योंकि आप देखिए हमारी अधिकतर सीटें जो हराई गई हैं छल से, बल से, कल से, कहीं वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, कहीं ईवीएम। अभी चकिया का एक विधायक है जितेंद्र कुमार जी, ये आरोप तो अभी धरौनी लखीमपुर से विधायक है, उन्होंने भी लगाया कि बीओलो ने उनके वोटर लिस्ट से उनके हर विधानसभा से 15 से 20 हजार वोट काटे गए, हर विधानसभा से। बता रहा हूँ उदाहरण, चकिया चंदौली में
34 राउंड गिनती हुई, 34 मशीन खराब की गई। और वो माननीय जितेंद्र कुमार भारती जी हैं, चुनाव लड़े, 34 राउंड में 34 मशीन खराब। क्या लगना है कि अब आगे के लिए जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए निर्वाचन अधिकारी से कुछ बात करी जाएगी, क्या करेंगे? देखिए, हमारा या तो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला भी करेंगे और लड़ेंगे भी। और जो नेता क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं, एक देवता एक नेता मान। हमारे में नितिन देखिए, लगातार ये भी बात थी कि दोनों तरफ से बात चल रही थी। शिवपाल यादव का नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे आगे चल रहा था। उनकी तरफ से चुनाव भी सपा के चिन्ह पर लड़ा गया है। 6 बार जीत कर आए हैं जसवंत नगर से, तो अपने आप में पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। ऐसे में जब उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, क्योंकि उनकी तरफ से नाराजगी साफ जाहिर कर दी गई है कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके बैठा था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। तो क्या इसका नुकसान अब आगे सपा को होगा? क्योंकि फिर एक बार साथ आने में तकलीफ तो जरूर होगी इस पूरे मसले के बाद। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसके लिए मैं इनसे पूछता हूं, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो है, जमीनी कार्यकर्ता है, यहाँ पर लोग जुड़े हुए, ये बताएंगे, पार्टी को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है, जसवंत नगर से लगातार 6 बार शिवपाल जी जीतते हैं, उसके बाद 2 दिन घर पर बैठ कर विचार करते हैं कि उनको बैठक में बुलाया जाएगा, उसके बाद भी बैठक में नहीं बुलाया जाता है, क्या, कैसे, क्यों? ये सब मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा चलाया जा रहा है, जबकि अभी सारे विधायकों की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग लिया है, सब लोगों ने कहा कि उनको निमंत्रण गया है, होने की बात हुई है, लेकिन थोड़ा मीडिया जो है इसको ज्यादा दिखा दे रही है, जब पारिवारिक मसला है, ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। निजी एक चैनल से उन्होंने रूबरू होकर शिवपाल जी ने खुद कहा है कि मैं बैठक में आना चाहता था, मैं 2 दिन से वेट कर रहा था, उसके बाद नहीं बुलाया गया, क्या? अब ये निर्णय आपसी है, वो लोग अपने में बात कर लेंगे, इसका जवाब हम लोग नहीं दे पाए। और हम लोग कार्यकर्ता हैं और लोग हैं हमारे बीच, उनसे पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं आखिर बुलाया गया शिवपाल जी को? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी चाचा भतीजा के बीच के मामला है। सवाल आज इसका नहीं है कि शिवपाल जी आए कि नहीं आए, सवाल यह है कि जो कल 6 बार जसवंत नगर से वो जीतते आए हैं, उनको भी इस बार विधानसभा में इतनी सीटें नहीं दी गई जितनी उन्होंने उम्मीद करी थी। वहीं आपके सहयोगी दल लोक दल को उन्होंने दे दिया सीटें, और जितनी छोटी पार्टियां थी उनको दिया गया, लेकिन जो घर के थे, चाचा थे, उनको कम सीटें दी, आखिर क्यों दी? पूरे के पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शिवपाल जी के बीच जो बातचीत हुई, और जिस बातचीत के बाद पूरा का पूरा चुनाव दोनों लोगों के सहयोग से सामंजस्य से लड़ा गया है, तो कोई मनमुटाव की कहीं बात नहीं है। वही बात थोड़ा बहुत होगा तो वह चाचा भतीजा के बीच की बात है, वह बात अपना हल कर लेंगे। सवाल इसका नहीं है। मैं आपके चैनल से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कल आपको उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने शपथ लिया है, उस शपथ की जो चर्चा पूरे प्रदेश में है, उसी शपथ के चर्चा के साथ साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि यह सरकार जिस बुनियाद पर बनी है वह ईवीएम की गड़बड़ी से बनी है और पूरे धोखे के बुनियाद पर सरकार बनी है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है कि शिवपाल जी को नेता प्रतिपक्ष का नेता बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बहुमत दल जो नेता हमारे चुने गए हैं, सारे विधायकों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना है, तो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? हमारे लिए और भी है, इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आपका नाम क्या है? हीरालाल यादव। हीरालाल जी, क्या लग रहा है, क्यों शिवपाल जी को नकारा जा रहा है पार्टी से? उनका कहना है कि 2 दिन से वो वेट कर रहे थे, नेताजी को कोई नहीं नकार रहा, ये लोग आप लोग गलत न्यूज़ देते हैं, ऐसा कुछ हमारे सीनियर हमारे चाचा। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, देखिए वहाँ यहाँ पर जितने लोग हैं नेता के, वो सब ये कह रहे हैं कि उनको नकारा है। वो तो घर का मामला है, चाचा भतीजे का, वो दूर किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से वो कहा नहीं जा सकता, वो हो सकता है। लेकिन घर की बात अब बाहर निकल कर आ रही है जब टीवी पर वो बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये अपने आप में एक मसला है, लेकिन अब क्योंकि अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो ऐसे में उनकी रणनीति किस तरीके से सरकार को घेरने की रहेगी, उसको लेकर आपके आसपास जितने लोग मौजूद है, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को घेरने को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से 15 करोड़ लोगों को वो 3 महीने तक राशन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो कहना है उनका कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे चुके हैं कोरोना काल में, और 15 करोड़ को अब 3 महीने तक और देंगे। राशन देने के साथ साथ जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप लोगों ने भी देखा यूक्रेन के अंदर कितना जबरदस्त रूस ने बमबारी की, यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए और वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आए। अब वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो भविष्य अंधकार में हो गया। सरकार को सबसे पहले तो ये चाहिए था, जैसे पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि MBBS जो है
की शिक्षा मुफ्त की जाएगी, उसका खर्चा कम किया जाएगा। सबसे पहली तो समस्या MBBS की है, उसके बाद बेरोजगारी की समस्या है, उसके बाद आप रोजगार की समस्या, नौकरी की समस्या, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीबी बिल्कुल सबसे नीचे की स्तर की गरीबी है, उसको आप कैसे डेवलप करेंगे, इसकी तरफ तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। विधानसभा में ये बता दिया कि जी राशन दिया जाएगा, ये इनको रोजगार कौन देगा? विधानसभा में इसीलिए नेता पक्ष के लिए दावेदारी करी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आएंगे, वो अपने सारे मुद्दे रखेंगे। कहां तक लग रहा है कि यह मुद्दा साकार होंगे? देखो, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में अपना पूरा रोल अदा करेगी, और जब पहला सत्र होगा आपको पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। पहले ही सत्र में समाजवादी पार्टी एहसास कराएगी इस बात को। क्या इस तरह गठबंधन PSP और क्या लोकदल से चलता रहेगा लोकसभा चुनाव में भी? ये तो पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बता पाएंगे, लेकिन हमारे सामने जो आया है निकलकर, आज सिर्फ समाजवादी पार्टी की मीटिंग थी। अगली बार जो मीटिंग होगी, अगली बार सहयोगी दलों के गठबंधन वालों की मीटिंग होगी। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, यहाँ पर इन्होंने बताया कि आज समाजवादी पार्टी की बैठक थी। मैं अपने कैमरामैन से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पीछे की, क्योंकि जहाँ पर लोग आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी गाड़ी खड़ी हुई है, वो अंदर मौजूद है। हो सकता हो अभी कुछ देर के लिए यहाँ से रुक करें, इटावा के लिए चाचा से मिलने जाए, तो कहीं ना कहीं ये घर का मामला है, उसको ऊपर उठाने की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि रणनीति जो बनाई जा रही है, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और वह अब CM योगी के सामने खड़े होंगे। उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो वो पूछना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया है, और उनके साथ आजम खान ने भी इस्तीफा दिया है। तो दोनों लोग कहीं ना कहीं या विधानसभा में सवाल उठाएंगे और उनका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, विधानसभा में मजबूती की बात लगातार सपा की तरफ से कही जा रही है। बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट आपने अब तक हम तक पहुंचाई। तो चाचा भतीजे में फूट को लेकर लगातार कहा जा रहा है, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि किसी तरीके की कोई फूट नहीं है, पारिवारिक बात है। हालांकि जब टीवी पर बयानबाजी हो रही है तो पारिवारिक बात जनता के बीच में आ रही है और सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी मांगे जाएंगे, और अब आगे क्या कुछ इस पार्टी का इस पूरे मसले को लेकर रहेगा, उसकी तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया। इस बजट में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का फोकस नौकरियों, स्वास्थ्य, नाइट लाइफ, मार्केट, ग्रीन एनर्जी, रिटेल सेक्टर पर रहा। 75,800 करोड़ के इस बजट में दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार नौकरियों में ग्रीन जॉब्स पर जोर दे रही है। दिल्ली के डिप्टी CM और वित्त मंत्रालय को संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आप सरकार का 8वां बजट है। दिल्ली में 7 साल में क्रांतिकारी काम किया गया है। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली में लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने अगले 5 सालों में खुदरा क्षेत्र में 3 लाख नौकरियां और अगले 1 साल में 1,20,000 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद जताई है। सिसोदिया ने कहा कि 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के लिए दिल्ली के 5 प्रसिद्ध बाजार को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2021-22 में 4.21% तक हो गई है, जबकि इसके अनुपात में यहां पर कम लोग रहते हैं। दिल्ली बजट 2022-23 में नगर निकायों के लिए 6,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ये केवल एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलेगी और अगले 1 साल लोगों की ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं। सरकार की ओर से लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने में, सरकार की ओर से लोगों को अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने में क्या मदद मिल सकती है, उसका एक लेखा जोखा है, उसका खाका है। तो मैं आज बाकी सारी चीज़ें तो असेंबली के पटल पे ही बोलूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये बजट दिल्ली के युवाओं की
सबसे बड़ी जरूरत, दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत, खासतौर से कोविड के बाद की सबसे बड़ी जरूरत को एड्रेस करेगा। पिछला बजट देशभक्ति बजट था, इस बार के बजट का क्या रूप थीम क्या रहेगा? तो वो इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कुछ इस पे, क्योंकि असेंबली का प्रिविलेज है, मैं वहीं रखूंगा सारी चीजें। लेकिन इतना एक जरूर कहूंगा कि ये दिल्ली के युवाओं की, दिल्ली के लोगों की जरूरतों का। कर्नाटक में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते बेंगलुरु जाएंगे। इसके बाद से कयास लगाए जा रही हैं कि क्या वो अगले साल होने वाले 2023 चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह दक्षिणी राज्य के एक प्रमुख लिंगायत धार्मिक संस्थान सिद्ध गंगा मठ में श्री शिवकुमार स्वामी की 116वीं जयंती में भी हिस्सा ले सकते हैं। मठ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुरक्षा प्रदान करता है जब भी वो किसी मुश्किल में होते हैं। जानकारी के मुताबिक शाह की यात्रा से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य बीजेपी प्रमुख नलिन कुमार कटिल के निजी तौर पर चर्चा करने की उम्मीद है, जिसमें पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राज्य में उनके दौरे के दौरान पार्टी में बदलाव की चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि अमित शाह के देश के पहले सहकारिता मंत्री होने के नाते कर्नाटक के सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर की तरफ से बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित एक मेगा कार्यक्रम में भी भाग लेने की संभावना इस दौरे के दौरान है। बीजेपी के मंत्री कथित तौर पर उनकी यात्रा को लेकर चर्चा में हैं और इस बात को लेकर काफी उत्सुक हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ईंधन की दर दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। इन 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में 4 बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। शनिवार को भी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस तरीके से पिछले 5 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 3 रुपए 20 पैसे तक के दाम बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 84 पैसे तो डीजल के दाम 85 पैसे बढ़े हैं। इस तरीके से मुंबई में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे बढ़कर 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी तरीके से डीजल की कीमत भी 96 रुपए 70 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले 4 दिनों में ईंधन की कीमतों में 3 बार की गई बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये स्थिति भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान तमाम इन मसलों को लेकर बातचीत की। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारत 2030 तक ड्रोन बनाने में विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर नींव तैयार कर दी गई है। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि बेड़े के आकार, एयरपोर्ट्स और नए रूट्स के अलावा भारत मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, कार्गो उड़ान और प्रशिक्षण संगठन और ड्रोन के इकोसिस्टम का भी विस्तार करेगा। उन्होंने कहा, मैं भारत के बेड़े में आकार में विमान, हवाई अड्डों के निर्माण, नए मार्गों और विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि के लिए बहुत आशावादी हूं, फिर चाहे वो एमआरओ हो, कार्गो, एफटीओ और ड्रोन हो। ड्रोन सेक्टर में भारत की कैपेसिटी और डेवलपमेंट की संभावनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पीएम ने कहा है कि भारत में साल 2030 तक ड्रोन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। नीति, प्रोत्साहन और मांग के नजरिए के आधार और जड़ों को मजबूती से रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित द मोदी स्टोरी वेबसाइट का उद्घाटन महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और
और अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी के कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने शनिवार को द मोदी स्टोरी को लेकर कई ट्वीट भी किए। इस वेबसाइट में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भी पीएम मोदी से मिलने के अपने अनुभव को साझा किया है और एक वीडियो संदेश भी डाला है। इस वेबसाइट में मोदी के जीवन से जुड़ी ढेरों चीजें शामिल की गई हैं। दरअसल द मोदी स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर तैयार की गई एक वेबसाइट है जिसे कई क्षेत्रों में चर्चित हस्तियों की तरफ से बनाया गया है। मोदी स्टोरी के ट्विटर हैंडल की ओर से दावा किया गया है कि वेबसाइट मोदी के जीवन के प्रेरक क्षणों को एक साथ लाने के लिए एक स्वयंसेवक द्वारा संचालित पहल है, जैसा कि उनके सह यात्रियों की तरफ से सुनाया गया है। मोदी स्टोरी पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी उन कहानियों का संग्रह है जो उनके करीबियों ने उन्हें करीब से देखा है, उनके बारे में रोचक कहानियां बताई हैं। ऐसे ही उनके स्कूल के एक शिक्षक ने, जिन्होंने कहा था कि मोदी एक सैनिक स्कूल में दाखिला लेना चाहते थे। इस तरह के पुराने पड़ोसी ने बताया कि आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सिख का वेश धारण किया करते थे। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में कमाल दिखा रही है। इस फिल्म में अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़कर फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और बेहतरीन तरीके से फिल्म चल रही है, लेकिन इस फिल्म को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। हालांकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म की तारीफ में पुल बांध रहे हैं, लेकिन अब जो इस फिल्म से जुड़ी खबर आ रही है वो दरअसल ये है कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म की जमकर तारीफ की, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने विवेक अग्निहोत्री को यह भी जता दिया कि उनकी फिल्म बच्चन पांडे की कमाई पर खासा असर डाला गया है। ने तो जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर एंट्री की तहलका मचा दिया। इस फिल्म ने अपने 2 हफ्ते पूरे कर लिए और अगर इसकी कमाई का आंकड़ा देखें तो वो 207 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसके बारे में अक्षय खुद भी कबूल कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक इवेंट में मंच पर द कश्मीर फाइल्स के निर्माता निर्देशक के अलावा फिल्म से जुड़े कलाकार भी मौजूद थे। इस बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई अक्षय कुमार ने। पोडियम के सामने माइक पर बोलते हुए अक्षय कुमार ने द कश्मीर फाइल्स और अपनी हालिया रिलीज फिल्म बच्चन पांडे के बारे में कहा कि देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी है, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी कहानी। जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को दिखाया है, तो वहीं एक फिल्म ऐसी है जो वेब 1 कराई जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया, और वो बात है मेरी पिक्चर को डुबा भी दिया। चित्र भारती फिल्मोत्सव के मंच पर अक्षय कुमार ने जब अपनी फिल्म के बारे में ये बात कही तो वो खुद भी हंसे, बल्कि मंच पर मौजूद लोगों के अलावा दर्शक भी जोर जोर से हंसने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजूआना को क्षमादान देने पर तुरंत फैसला करे और इस फैसले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। न्यायमूर्ति यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बीएस नरसिम्हा की बेंच ने केंद्रीय गृह सचिव और निदेशक सीबीआई को निर्देश दिया है कि अगर केंद्र फैसला लेने में विफल साबित होता है तो वो सुनवाई की अगली तारीख के दिन यानी कि 2 मई को अदालत में उपस्थित रहे। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र को एक्शन टेकन रिपोर्ट और राजूआना की मौत की सजा को माफ करने के फैसले पर रिपोर्ट को 30 अप्रैल तक या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो गृह विभाग के सचिव और निदेशक और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को अगली सुनवाई के समय उपस्थित रहना होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 मई को होगी। शीर्ष अदालत इस बार से नाराज नजर आई है कि केंद्र सरकार ने राजूआना की सजा को कम करने को लेकर कोई रुख अभी तक साफ नहीं किया है, जबकि अदालत ने उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय दिया था। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।